Good morning, my dear students. Today we will discuss population ecology part 2. हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉपुलेशन इकोलॉजी पार्ट 1 देखा था और जिन लोगों ने क्लास को अटेंड नहीं करा था वो लोग कृपया जरूर से उस स्लाइड को देखें, सुनें और समझें। तभी ये पॉपुलेशन इकोलॉजी पार्ट 2 जो है आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, पॉपुलेशन साइज क्या होता है और कौन सा फैक्टर है जिसके चलते कि पॉपुलेशन के ऊपर में इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज हम लोग उसमें देखेंगे कि पॉपुलेशन का जो आगे का जो और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या सा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफी इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए और ये बुक से पढ़ करके आप लोग को शायद उतना नहीं समझ पाइएगा आप लोग, और बुक में अगर ये चीज देखिएगा भी तो कुछ मैथमेटिक्स होने के कारण शायद आप इसको स्किप कर देना पसंद करेंगे, क्योंकि शायद कुछ बातें समझ में नहीं आए। जबकि इसका उल्टा ये है, ये काफी आसान है। बुक में जैसे लिखा हुआ है उसको पढ़ना थोड़ा, समझना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप उसको हम उसको अगर आपको समझा देते हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है। कोई बहुत टफ चीज नहीं है पॉपुलेशन इकोलॉजी और इसका मैथमेटिक्स को डील करना। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में इकोलॉजिस्ट लोग स्टडी कैसे करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कैप्चर मेथड बताया था, उसमें कुछ मैथ्स को हम लोगों ने डील किया था कि कैसे एक पॉपुलेशन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन में कितने लोग हैं पर्टिकुलर तरह के, उसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे। और हर को पकड़ करके काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग कुछ स्टैटिकल फॉर्मूला लगाते हैं जिसके आधार पर हम लोग उसको काउंट कर पाते हैं। तो ये जो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है लाइफ टेबल फॉर फीमेल बिल्डिंग्स ग्राउंड स्क्वायर्स। ये फीमेल बिल्डिंग ग्राउंड स्क्वायर्स कहने का मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अगर हम एक वर्ड बोल देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको बोला जाता है। सब लोगों ने गिलहरी देखा होगा, हमारे घर के आसपास गिलहरी होती है। कितने लोगों ने गिलहरी नहीं देखा है? कोई ऐसा है जो गिलहरी नहीं देखा है? अपने घर आंगन में जरूर सब लोगों ने गिलहरी को खेलते कूदते हुए देखा होगा। उसी गिलहरी को यहाँ पर एक पॉपुलेशन काउंट के लिए हम लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं उसको यूज करता है। तो ये जो एक चार्ट है बनाया हुआ, यहाँ पर एक तरफ देखिएगा कि एज लिखा हुआ है, 0 से 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3 और इस तरह से करके 10 साल तक। गिलहरी का जो लगभग लाइफ साइकिल होता है वो 10 साल तक चलता है। 10 साल तक गिलहरी सरवाइव करती है। तो ये दिया हुआ है कि नंबर अलाइव एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, शुरुआत के साल में कितनी गिलहरियां जीवित रहती। शुरुआत के साल में मतलब 1 साल तक, 0 से दिन से 1 साल का जब गिलहरी हो जाती है तो कितना जीवित रहता है। 1 से 2 साल तक रहता है तो कितना जीवित है, 2 से 3 साल तक कितना जीवित है। देखिएगा ये डेटा जो है जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, जिंदा रहने वाले गिलहरियों का जो साइज है वो क्या होते चला जा रहा है, कम होते चला जाता है। क्या बोले हम, जैसे जैसे एज बढ़ते चला जा रहा है, गिलहरियों का जो जिंदा रहने का प्रोपोर्शन है वो क्या होते चला जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। चार्ट को आप ध्यान से देखिए तो ये उसका प्रोपोर्शन निकाला गया है कि, तो देखिए प्रोपोर्शन भी जो है घटते चला जा रहा है। पहले 1 था, उसके बाद 0.002 हो गया है। कहने का मतलब जैसे जैसे एज बढ़ते चला जा रहा है, जिंदा रहने का चांस भी जो क्या होते चला जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। उसके बाद डेथ रेट, डेथ रेट मतलब मृत्यु दर क्या है, किस रफ्तार से गिलहरी के बीच में मृत्यु होता है। तो देखिए उसी तरह से जो डेथ रेट है वो भी शुरू के एज में काफी कम है और आगे आकर के 1 हो जाता है लगभग, मतलब कि जितना जिंदा है उतना मर जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ते चला जाता है गिलहरी का लाइफ साइकिल खत्म होते जाता है और शुरुआत के एज में डेथ रेट जो है काफी कम होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ते चला जाता है डेथ रेट भी क्या होता चला जाता है,
बढ़ते चला जाता है। उसके बाद ये जो लास्ट का लाइन दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग पर फीमेल, फीमेल गिलहरी से कितना फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, फीमेल गिलहरी से कितना फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव रेट किस एज में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 2.59 है, किस एज में है, 4 से 5 साल। मतलब गिलहरी का जो एज है 4 से 5 साल का जब रहता है, तो उसमें रिप्रोडक्शन रेट या क्या बोलेंगे उसको, बेबी गिलहरी पैदा करने का जो सबसे ज्यादा रेट है वो 4 से 5 साल की जब गिलहरी रहती है तब का होता है। ये आपको एक लाइफ टेबल बनाया गया है एक गिलहरी के लिए। उसी तरह से लाइफ टेबल हर स्पीशीज के लिए होता है। आप कुत्ता के लिए बना सकते हैं, हाथी के लिए बना सकते हैं, घोड़ा के लिए बना सकते हैं, ऊंट के लिए बना सकते हैं। जो जो आप स्टडी करेंगे कर सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग इसको एक चार्ट बना सकते हैं। और इसी को हम लोग लाइफ टेबल बोलते हैं, या इसी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। ये जो यहाँ टर्म दिया गया है डेमोग्राफी, ये जो इतना सारा जो हम लोग अध्ययन करते हैं पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेकर के, एक इंडिविजुअल को लेकर के, एक पॉपुलेशन को लेकर के, उसी को बोला जाता है डेमोग्राफी। समझ गए आप लोग, इसमें कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत? तो अब क्या है देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। ये बुक में आप लोग को देता है तो बहुत सारे लोग समझते होंगे और बहुत सारे लोग इसको शायद नहीं भी समझ पाते होंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है। देखिए, पॉपुलेशन के स्टडी में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक सर्वाइवरशिप और दूसरा रिप्रोडक्शन रेट। सर्वाइवरशिप कहने का मतलब हुआ कि इस पॉपुलेशन में कितने लोग अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर पाते हैं और उनका अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने का क्या पैटर्न है। इस तरह से वो अपने आप को सरवाइव करवाते हैं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, और उसी से रिलेटेड जो ग्राफ बनाया जाता है उसको बोला जाता है सर्वाइवरशिप ग्राफ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन रेट। क्योंकि अगर पॉपुलेशन को बनाना है, मेंटेन रखना है, पॉपुलेशन साइज को बढ़ाना है, तो क्या आप जरूरी नहीं समझते हैं कि रिप्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन रेट अच्छा नहीं होगा, सर्वाइवरशिप अच्छा नहीं होगा, तब तक किसी भी पॉपुलेशन के साइज को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर ये दो चीज, सर्वाइवर सही नहीं रहेगा, रिप्रोडक्शन रेट सही नहीं रहेगा, तो वो पॉपुलेशन ज्यादा दिन तक हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये देखिए, सर्वाइवरशिप जो है 3 तरह का इसमें बनाया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसको ग्राफ के आधार पर बनाया गया। ये ग्राफ देखने से पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी इजी ग्राफ। इसमें देखिए एक तरफ क्या गया, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, कितने लोग जिंदा रहते हैं, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ स्पैन, उसका जो पूरा लाइफ का स्पैन है, कितना साल जनरल एक लाइफ उसका होता है, उसका आधार पर ये नीचे का जो है एक्स है और वाई जो है आपको नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। अब आता है टाइप 1, हम लोग भी आते हैं टाइप 1। जो ह्यूमन बींग्स हैं, बड़े बड़े जो जानवर्स हैं, मैमल्स हैं, लाइक एलिफेंट्स, काऊ, कैमल्स, ये सब जो आता है टाइप 1 में आता है, जितने भी बड़ा जानवर। इसमें देखिए टाइप 1 में क्या होता है कि देखिए शुरुआत का जो रेड लाइन आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट गुजरा है, एक एज तक फ्लैट आता है और फिर यहाँ डाउन हो जाता है। यहाँ पर एज कितना है, 0 से 50 साल हो गया यहाँ पर। 0 से 50 साल तक जो रेड लाइन है कहीं भी ज्यादा मूव नहीं किया, एकदम स्टेबल चला है। कहने का मतलब क्या है कि 0 से 50 साल, 60 साल तक जो डेथ रेट है वो क्या होता है, काफी कम होता है, ना के बराबर होता है। कारण इसके पीछे क्या है कि हम जो भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उसको केयर करते हैं, उसको हम लोग केयरिंग रखते हैं, ध्यान रखते हैं। बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कोई मर रहा होता है तो उसको छोड़ नहीं देते हैं कि तुम मर जाओ, हमको उससे तुमको क्या लेना देना। ये एक मैमल्स के अंदर में और ह्यूमंस के अंदर में एक प्रॉपर्टी है कि अपने लाइफ के साथ साथ दूसरे की लाइफ को भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, योगदान देते हैं।
उसके चलते हमारा लाइफ साइकिल जो लाइफ स्पैन है 50-60 साल तक हमारा जो डेथ रेट क्या है कम रहता है, स्टेबल रहता है, ना के बराबर आता है। 60-70 के बाद जैसे जैसे 100 साल देखिए तो ग्राफ एकदम नीचे चला जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे 50 के बाद जो देखिए यहाँ से ग्राफ नीचे आना शुरू करता है, इसका मतलब 50 के बाद डेथ रेट क्या होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। दिस इज द टाइप 1 ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। यही हमारे एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है, पूछता है CSIR नेट वगैरह में कि टाइप 1 में क्या चांसेज है, डेथ रेट ज्यादा रहेगा, डेथ रेट कम रहेगा, बर्थ रेट ज्यादा रहेगा, बर्थ रेट कम रहेगा। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन एकदम स्टेबल चल रहा है, इसका मतलब क्या, बर्थ रेट इस टाइम पे क्या है, 40 से 50 साल तक मेल जो है क्या बोलता है, फर्टाइल है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। 50 साल 40 साल तक फीमेल क्या है, ब्रीड कर सकती है, एक फर्टिलाइजेशन करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकती है, बना सकती है। तो टाइप 1 जो है इसीलिए जो है स्टेबल रहता है शुरुआत के 50-60 साल में, और उसके बाद जब एज जब कम होते बढ़ते चला जाता है तो वो डाउन होते चला जाता है। दिस इज द टाइप 1 ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। अब इसी में देखना है, उसी का टाइप 1 के उल्टा है टाइप 3। जैसा टाइप 1 का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, जस्ट उसी का अपोजिट है टाइप 3। देखने से नहीं लग रहा है टाइप 1 ऊपर से गया है, टाइप 3 जो है एकदम नीचे से गया है। तो आपको ये भी क्वेश्चंस में आता है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से, तीनों टाइप में से एक दूसरे का अपोजिट कौन है? तो टाइप 1 एंड टाइप 3 एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? टाइप 1 समझ में आ गया आप लोगों को। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में क्या है कि शुरू में ही आपको डेथ रेट सबसे ज्यादा है, और शुरू में ही आपको क्यों ऐसा क्या होता है, टाइप 3 जो है ज्यादातर केस में दिखाया था फिश वगैरह में। फिश समझ रहे हैं आप लोग, मछली, उसमें क्या होता है, और मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, कोई फिश अपने जो ऑफ स्प्रिंग पैदा करती है उसको संभाल नहीं सकती है, उसको केयर नहीं कर सकती है। उसको केयर नहीं करने के कारण, संभालने के नहीं के कारण, केयरिंग नहीं होने के कारण उसका डेथ रेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ स्प्रिंग, हम लोग जितना एक बार में बच्चा पैदा कर सकते हैं, मछली उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा बच्चा पैदा करती है, मैमल्स और एनिमल्स के हिसाब से। तो जो फिश है, आप जानते हैं कि एक बार में बहुत सारा अंडा देती है, सारा अंडा अगर मैच्योर हो गया तो कितना सारा फिश हो जाएगा, और उतने सारे ऑफ स्प्रिंग्स को हैंडल करना, केयरिंग करना एक फिश के बस की बात नहीं है। तो केयरिंग नहीं होने के कारण डेथ रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्ली स्टेज में ही डेथ रेट आपको ज्यादा हो जाएगा। और ये जो आप बीच का ग्राफ देख रहे हैं ब्लू लाइन, उसमें कुछ आपको एज का दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जो बच गया वही अपने लाइफ को थोड़ा बहुत आगे चला पाता है, अदरवाइज डेथ रेट शुरू में ही क्या है, ज्यादा है, और आगे तक कोई लाइफ इसका है ही नहीं। मतलब बहुत कम ऐसा फिश है जो इतना लाइफ स्पैन को पार कर पाता है। मैक्सिमम डेथ रेट जो क्या हो जाता है, अर्ली स्टेज में ही हो जाता है। तो ये 1 के अपोजिट है 3, 3 का अपोजिट है 1, और एग्जाम्पल ही मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या है, टाइप 2। ये वाला जो ग्राफ है आपको शुरू से दिखा रहा है। टाइप 2 में क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है, टाइप 1 और टाइप 3 के बीच का होता है। इसमें डेथ रेट जो है कांस्टेंट बना रहता है पूरे लाइफ स्पैन में। डेथ रेट एकदम, जो इन लोगों का जो गिलहरी है इसका जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट बना रहता है। बहुत सारा जैसे कि लिजार्ड्स भी है, कुछ एनुअल प्लांट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स है कुछ कुछ, इसमें जो डेथ रेट है पूरे लाइफ में स्टेबल बना रहता है। बर्थ रेट भी उतना ही होता है, डेथ रेट भी मेंटेन रहता है। उसी के कारण जो ग्राफ है ज्यादा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे नहीं करता है, एक पैटर्न में वो नीचे एज बढ़ने के साथ साथ वो क्या होते रहता है, डाउन हो रहा होता है। ठीक है। तो और बर्ड्स के केस में क्या है कि बर्ड्स का केस में क्या है कि शुरू शुरू वो टाइप 3 पैटर्न शो करता है। बर्ड्स टाइप 3 मतलब अर्ली स्टेज में ही मैक्सिमम बर्ड्स का डेथ हो जाता है। तो टाइप 3 अर्ली स्टेज में होंगे। जो कुछ बच जाते हैं, बच जाने के बाद टाइप 2 को फॉलो करते हैं। बच जाने के बाद वो किसको फॉलो करते हैं, टाइप 2 पैटर्न को फॉलो करते हैं। समझ गए आप लोग। तो आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि कौन सा एनिमल क्यों टाइप 1 फॉलो करता है, क्यों टाइप 2 फॉलो करता है, क्यों टाइप 3 फॉलो करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, टाइप 1 वही फॉलो कर सकता है जो कम ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है, और जो अपने ऑफ स्प्रिंग को केयर कर सकता है, ध्यान रख सकता है,
उसके कारण उसका डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेथ रेट कम हो जाएगा तो क्या रहेगा, बर्थ रेट क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो लाइफ स्पैन ज्यादा जीने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपोजिट टाइप 3 में मैंने आपको क्या बताया कि अर्ली स्टेज से ही डेथ रेट काफी हाई होता है। कारण नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होने ज्यादा होने के कारण केयरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। केयरिंग कम हो जाएगा तो डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा। और जो टाइप 2 है वो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, उसमें डेथ रेट जो है पूरे लाइफ स्पैन में एक मेंटेन जैसा रहता है और इसी तरह से उसका साइकिल चलता है। तो ये है हमारा सर्वाइवरशिप कर्व का तीनों पैटर्न, टाइप 1, टाइप 2 एंड द टाइप 3। नाउ ये था सर्वाइवरशिप के लिए। और हम अब आपको आते हैं रिप्रोडक्टिव रेट्स के बारे में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था किसी भी पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला है सर्वाइवरशिप, दूसरा है रिप्रोडक्शन रेट। तो सर्वाइवरशिप को हम लोगों ने समझा एंड दिस इज नाउ रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट में क्या है कि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इन पॉपुलेशन नॉट एक्सपीरियंसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन सर्वाइवरशिप इज वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट की फैक्टर डिटरमाइनिंग चेंज इन पॉपुलेशन साइज। अगर किसी बड़े पॉपुलेशन में अगर इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता है तो सर्वाइवरशिप उसमें बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सर्वाइवरशिप के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है वो रिप्रोडक्टिव रेट का है, जो हम आपको बता रहे थे। अब देखिए रिप्रोडक्शन रेट का जब बात आता है तो जो इकोलॉजिस्ट है, डेमोग्राफर्स है, जब पॉपुलेशन का जो स्टडी करता है उसको बोला जाता है डेमोग्राफर। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो पॉपुलेशन का स्टडी करता है उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफर। जो इकोलॉजी का स्टडी करता है उसको क्या बोला जाता है, इकोलॉजिस्ट। ये सभी छोटा छोटा टर्म्स आपको एग्जाम से पूछता है। तो देखिए जो डेमोग्राफर्स हैं वो मेल के कंपैरेटिवली फीमेल के ऊपर ज्यादा ध्यान फोकस करता है कि ब्रीड करने वाली फीमेल्स पॉपुलेशन में कितना है। क्योंकि पॉपुलेशन साइज मेल से ज्यादा डिपेंड करता है फीमेल पर, क्योंकि ब्रीडिंग कैपेसिटी जो है फीमेल्स के पास होता है ना कि मेल्स के पास। तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ाने की क्षमता फीमेल के पास होता है, मेल के पास नहीं होता है। इसीलिए अगर किसी पॉपुलेशन में अगर मेल कम भी है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है, मगर नंबर ऑफ फीमेल्स कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल्स अगर कम हो जाएगा तो उस पॉपुलेशन के साइज पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज नहीं करेगा। इसीलिए जो हमारे डेमोग्राफर्स हैं वो किसी भी पॉपुलेशन को जब स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं, काउंट करते हैं कि इसमें फीमेल का नंबर कितना है, कितने फीमेल्स हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कितने फीमेल्स हैं या कितने मेल हैं या पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल हैं उसको काउंट करने के लिए पहला तो तरीका है कि आप सबको पकड़ पकड़ करके गिन लीजिए। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कैप्चर मेथड, जो आप उसमें किसी के ऊपर टैग करके दीजिए, फिर उसको उसी क्राउड में भेजिए, फिर कुछ दिन के बाद उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके और उसको निकालिए कि लगभग कितना उसमें पॉपुलेशन में कितना लोग है। मगर अब बात आती है कि नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने की, कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है इसमें। तो आपके पास वही है पहला उपाय कि जैसे कि अगर किसी समुद्र के किनारे पर या कहीं पर आपको कछुआ का पॉपुलेशन देखना है, टर्टवाइज का, कि इस घाट पर कितना टर्टवाइज है और कितना टर्टवाइज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना फीमेल टर्टवाइज है, कितना ब्रीड करने वाली टर्टवाइज। तो सबसे आसान उपाय है कि ये कि क्या सबको पकड़ पकड़ के गिनते रहिए। तो साल भर भी अगर हम लोग सबको पकड़ पकड़ के गिनते रहेंगे तो क्या वो गिनती हमारा कभी पूरा होगा, वो कभी पूरा होने वाला गिनती नहीं है। तो उसके बाद आप कैप्चर मेथड अब अपना सकते हैं कि कुछ स्टैटिकल फॉर्मूला यूज करके आप हर एक कछुआ को पकड़ करके आप गिन सकते हैं कि हाँ ये इतना नंबर ऑफ फीमेल्स जो है ब्रीडिंग है। बट अगर एक सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर फीमेल से इतना फीमेल कछुआ का जन्म हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। आप नंबर ऑफ फीमेल्स तो चलिए किसी भी तरीका से आप काउंट कर लीजिएगा, चलिए नंबर ऑफ फीमेल, मगर इस एक फीमेल से कितना फीमेल दूसरा ऑफ स्प्रिंग कछुआ का जन्म हुआ, कैसे पता चलेगा। आप लोग मेरे सवाल को समझ रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने कैमरा को ऑफ कर दिया है और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मैं ये बोल रहा था
कि क्या ये सवाल दिमाग में आता है, मैंने यहाँ पर्पल कलर भी लिखा है कि हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन। कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने फीमेल्स ब्रीड करने वाली हैं। ब्रीड करने वाली है मतलब कितने फीमेल्स ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, कैसे गिनेंगे हम लोग? ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट लोगों ने इसका एक तरीका निकाला, उसको बुलाया था मॉलिक्यूलर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक है, शॉर्ट रैंडम टेक्निक्स है। उसके आधार पर ये जानकारी एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है कि कितने इसमें पॉपुलेशन में कितने फीमेल ब्रीडर है। उसका तरीका क्या है, आप नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखिए। ये अगर आप बुक में, अगर आप इसको, इस स्लाइड को अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर मैं जब आपको बताऊंगा तो लगेगा हाँ ये तो बहुत आसान है, तो कोई बहुत टफ काम नहीं है। इसको दो भाग में एक्सपेरिमेंट को किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, डेवलपिंग द डेटाबेस। दूसरा है कंपेयरिंग सैंपल्स टू द डेटाबेस। आप लोग एक टर्म को जानते हैं, उसको बोला जाता है, सीरियल और मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता है कि जब कौन किसका ऑफ स्प्रिंग है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, जब मामला फंस जाता है, कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो लास्ट स्टेप क्या बचता है, जिसको सारा टीवी में, सारा मूवी में भी दिखाया जाता है। लास्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग डीएनए मैच करवाते हैं। डीएनए मैच करवा के पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति इसी से हुआ है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया, यहाँ देखिए जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, कछुआ, उन लोगों ने सारे फीमेल्स कछुआ को पकड़ा और सबके स्किन के सेल्स को लिया। सारे कछुआ से स्किन के सेल्स को क्या किया, लिया। उसका डीएनए जो है आइसोलेट करके, उसका सीक्वेंसिंग पैटर्न तैयार करके, उसका एक डेटाबेस तैयार कर लिया। इसका जितना भी फीमेल है कछुआ है उसका स्किन है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अब कैसे उसको मैच करवाएंगे कि कितना उसका ऑफ स्प्रिंग है, तो जितना उस समुद्र के घाट के किनारे जितना भी कछुआ का अंडा है, ध्यान से सुनिए, जितना भी कछुआ का क्या है, अंडा है, उस अंडा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डीएनए क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो अब पेरेंट्स का डीएनए सीक्वेंस, जैसे कि यहाँ देखते हुए 108 फीमेल्स का डेटाबेस लिया है, 108 डेटाबेस फीमेल्स का मतलब स्किन लिया है, उसके बाद 74 अंडा का सैंपल लिया है और उसका डीएनए को आइसोलेट किया है। अब पेरेंट्स का जो डीएनए है, अंडा का जो डीएनए सीक्वेंस है, मैच करा देंगे तो पता चल जाएगा कि किसका डीएनए किससे मिल रहा है और कितना फीमेल कितने ऑफ स्प्रिंग पैदा किया है। कैसा है ये आइडिया? किसी को ना गिनने का जरूरत है, ना कोई झंझट है। आप रैंडम जाइए समुद्र के किनारे, 100-200 कछुआ को, जितना दिन में आपको सैंपल कलेक्ट करना है सैंपल कलेक्ट कीजिए, डीएनए आइसोलेशन कीजिए, सैंपल तैयार कीजिए, सीक्वेंस तैयार करिए। अब आप कुछ दिन जाइए, फिर अंडा उठा करके ले आइए, उसका डीएनए निकाल करके लाइए और डीएनए को मैच करा करके देख लीजिए। उससे आपको एक एवरेज आइडिया लगेगा, एवरेज क्या मैक्सिमम एकदम 100% श्योर आइडिया लगेगा, प्योर की आपको कितना फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स ने कितना अंडा दिया है। तो आपको एक डेटा मिल जाएगा कि इस पॉपुलेशन में फीमेल्स का रोल कितना है, कितने फीमेल में जो है उस पूरे पॉपुलेशन में अपना रोल कंट्रीब्यूट कर रही है। कि आप जानते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में फीमेल का रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीमेल के ऊपर ही है पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करना, बढ़ाना या घटाना। तो ये एक मेथड है जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा, हालांकि आपको जरूरी नहीं था बताना, मगर आपको इसलिए मैंने बता दिया ताकि इसके आधार पर अगर आपको सीएसआईआर में कुछ डेटा देता है बना करके, तो आपको दिमाग में रहे कि हाँ इस डेटा के आधार पर हम लोग डीएनए मैच करा करके हम लोग डेटा निकाल सकते हैं कि हाँ इतना नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, इतना नंबर ऑफ फीमेल से प्रोड्यूस हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो अब यहाँ से हमारा पॉपुलेशन का मैथ शुरू होता है। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, साइंटिस्ट लोगों ने उसका दो मॉडल दिया है। पहला है एक्सपोनेंशियल मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक मॉडल।
ये भाई देखिए, हम आपको पहले समझा देना चाह रहे हैं कि ये दोनों मॉडल समझना इतना आसान नहीं है। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इकोलॉजी। कब तक? जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। और जैसे ही आप समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा सर फालतू ये बोल रहे थे कितना टफ है, इतना आसान तो है। बट ये समझना उतना आसान नहीं है। मगर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इस मॉडल को समझाया जाए और इससे सीएसआई या नेट में आपको घुमा फिरा करके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन में दो तरह का ग्राफ मिलता है, एक जे शेप होता है और एक एस शेप होता है। देखिए ब्लू वाला जो लाइन है जे शेप दिख रहा है आपको, और जो रेड लाइन है वो एस शेप दिख रहा है। इतना ही जाने होंगे आप लोग, ये जे शेप होता है और एस शेप होता है। उसके आधार पर अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा, खिलेगा ही नहीं। और यही क्वेश्चन आता है आपको CSIR में। आज के क्लास में सिर्फ हम आपको इसका टच दे रहे हैं, इसका फिनिशिंग कल के क्लास में होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है इसका सेशन समाप्त होने। इसके जो आपको दो एक्सपोनेंशियल है और एक लॉजिस्टिक मॉडल है, उसका बेसिक पैटर्न को खाली समझ लीजिए कि ये दो तरह का ग्राफ बनता कब है। एक जो रेड ग्राफ है आप देख रहे होंगे कि एक जगह जाकर स्टेबल हो गया है, और ये जो ब्लू ग्राफ है आप देख रहे हैं उसका कोई एंड नहीं है, ये चलते चला जा रहा है। और यहाँ है पॉपुलेशन साइज, ये ब्लू ऊपर चलते जा रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? और नंबर ऑफ जनरेशन भी धीरे धीरे क्या होते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्यों ये दो तरह का ग्राफ बनता है। एक तरह का पॉपुलेशन होता है जिसके पास अनलिमिटेड इन्वायरमेंट है, उसके खाने पीने का कोई कमी नहीं है, कभी भी लाइफ में उसको कोई कमी नहीं होगा। जब तक लाइफ में कोई कमी नहीं होगा हमारा ग्रोथ कहीं भी रुकने वाला नहीं है। और ये ब्लू लाइन इसी तरह एक्सपोनेंशियल दिखाया गया है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है टाइम्स में बढ़ते जाना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, लाख गुना। इस तरह का बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसका कहीं भी कोई रोक टोक नहीं होता है। अब आप दिमाग लगा कर सोच लीजिए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब आएगा, जब हमारे पास कहीं भी रुकने के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पॉपुलेशन में खाने पीने के लिए सारे संसाधन का आवश्यकता पूरा किया जा रहेगा, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन साइज कहीं भी रुक जाएगा? पॉपुलेशन को जब सारा कुछ अल्टीमेट मिलते जाएगा, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन फास्ट होगा, क्योंकि सारे जो इन्वायरमेंट है आपको सुटेबल है। जब सब कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, हर एक चीज अवेलेबल है, तो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करेगा फास्ट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा फास्ट। उस कितना भी फास्ट बढ़ जाए नंबर, आपके खाने पीने का अगर पॉपुलेशन में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो आपका जो पॉपुलेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रो करते चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग लॉजिस्टिक मॉडल। ये लॉजिस्टिक मॉडल वही है, लैग फेज, लॉग फेज, और आपको एक जगह आता है स्टेबल फेज, और लास्ट में आता है डिक्लाइन फेज, जो आप लोग बैक्टीरियल का ग्रोथ कर्व में पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल नहीं है। एक लिमिटेड सोर्स दिया गया था, शुरू में एक आदमी खाएगा, वो एक आदमी से फिर 2 आदमी हो गया, खाना बढ़ा नहीं। एक ही रोटी था शुरू में खाने के लिए एक आदमी के लिए, अब एक आदमी से 2 आदमी हो गया, अब रोटी वही रह गया कितना, एक। अब उसको 2 आदमी कितना खाएगा, आधा आधा। फिर 2 आदमी से 4 आदमी हो गया, रोटी था एक, अब उस एक रोटी को कितना आदमी खाएगा, 4 आदमी। 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से जितना भी होते चला गया, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। बट एक स्टेज आएगा कि रोटी खाने के लिए क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा। जब रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगा तो पॉपुलेशन के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। वही कम्युनिटी इकोलॉजी में आपको पढ़ेगा कि कैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है, क्यों म्यूचुअलिज्म होता है, क्यों एनोमसेलिज्म होता है, और क्यों इस तरह का इंटरेक्शन और नॉन इंटरेक्शन जब सही नहीं बैठता तो क्यों लड़ाई झगड़ा होता है। फिर वहां पर आपको लॉ ऑफ द फिटेस्ट फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया जाता है, नेचर सिलेक्शन क्यों अप्लाई होता है। ये सब सारे इसी ग्राफ के अंदर में अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन तभी अटैच होता है जब हमारे पास संसाधन की कमी हो जाती है, हम लिमिटेड इन्वायरमेंट में रहने लगते हैं। जब भी हम लिमिटेड इन्वायरमेंट में रहना शुरू करेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ वहां पर लागू हो जाएगा, कॉम्पिटिशन वहां पर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा,
और जो उसमें जीतेगा अपने आप को वही सरवाइव करेगा। और कितना भी करने के बाद फाइनली जो ग्राफ है, जब आपके पास शुरू शुरू में संसाधन था तो ग्राफ रेट देखिए कैसे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। अब डेथ रेट क्या हो गया, बढ़ गया। बर्थ रेट करने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। आगे का ग्राफ क्या है समझ सकते हैं। अगर उतना कभी अगर कंटिन्यू रह गया तो ग्राफ उतना मेंटेन करेगा, मगर होगा क्या, पॉपुलेशन बढ़ते ही चला जाएगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइनली ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये है बेसिक बात कि कब एक्सपोनेंशियल ग्राफ अप्लाई किया जाता है और कब लॉजिस्टिक ग्रोथ अप्लाई किया जा सकता है, और पॉपुलेशन किस ग्रोथ को फॉलो करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट में मौजूद रहने वाला जो हमारा संसाधन है उस पर। जैसे ही हमारा संसाधन अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड सोर्स रहेगा, कहीं भी किसी भी चीज का कोई कमी नहीं रहेगा, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली जो ब्लू कलर का है आपको इसी तरह से वो ग्रो करते चला जाएगा, कहीं खत्म होने वाला नहीं है। जब संसाधन कम हो जाएगा, लिमिटेड रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कंपटीशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, सारी चीजें होंगी। और पॉपुलेशन के पास, मैं आपको एक टर्म बता दूं, एक होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है रखने की क्षमता। आप बायोलॉजी में इकोनॉमिक जब इकोलॉजी पढ़े होंगे तो एक वर्ड यूज किया जाता होगा, कैरिंग कैपेसिटी। कभी समझे आप लोग कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? अगर आपके घर में चाहे 3 रूम का हो मकान हो, चाहे 2 रूम का हो मकान, चाहे एक महल आपके पास हो, सबके पास रखने की एक क्षमता है। आपके पास महल होगा तो चलिए हम 1000 आदमी को ठहरा सकते हैं, या 1 लाख आदमी को ठहरा सकते हैं, नहीं। हमारे पास 2 रूम का फ्लैट है तो चलिए हम 2 आदमी को और एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्या 10 आदमी को रख सकते हैं? नहीं। तो कैरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब साधारण हिंदी भाषा में यही हुआ, आपके पास रखने की क्षमता कितनी है। एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में कितने लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, वही होता है कैरिंग कैपेसिटी, नथिंग एल्स। अगर आप लोग इसी चीज को बायोलॉजी में इकोनॉमी से पढ़िएगा, कैरिंग कैपेसिटी आपको नहीं समझ में आता हो, तो कैरिंग कैपेसिटी आप समझ लीजिए रखने की क्षमता कितनी है इन्वायरमेंट में। अगर आपने घर में एक एक्वेरियम बनाया है तो उसमें कितना मछली ठूस सकते हैं, कितना मैक्सिमम मछली रख सकते हैं? जितना मैक्सिमम मछली रख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि खोज के सबको मार दीजिए। कितना मछली रखिएगा कि सब सरवाइव करेगा, सब जिंदा रहेगा, सब रिप्रोडक्शन करेगा, उसी को बोला जाता है, उस लिमिट को बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो नाउ हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। कैसा रहा आप लोग आज का क्लास? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? मैं शायद फास्ट रहा हूँगा। समझ में आया आप लोग को? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी के दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या? हेलो,